सिर्फ आपको एक बार फिर से जगाने आई हूँ। देश में 75,000 जी हाँ मामले आ चुके हैं कोरोना वायरस के। 2,500 से ऊपर लोग अपनी जान को खो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल टीवी पर आके आधा घंटा बोला। बात सिर्फ यही निकल के आई कि चौथे लॉकडाउन होगा और उसका रंग रूप क्या होगा, वो सोच रहे हैं कि रंग रूप क्या होगा चौथे लॉकडाउन का। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा करके जा रहा हूँ, जिसका खुलासा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करेंगे। मेरे बारे में उसके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं, बस घोषणा कर रहा हूँ 20 लाख करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा। लोग बहुत खुश हुए हमारे जैसे कि 20 लाख करोड़, जीडीपी का 10%, बहुत बढ़िया। जबकि हमारी जीडीपी की क्या हालत है, उसका 10%, 20 लाख करोड़ और वाह भाई के 5 कंट्रीज में हमारा सबसे आगे है। सब खुश हुए आंकड़े देखे 20 लाख करोड़। और आज 1.5 घंटे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को सुना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई, उसका पिटारा आज निर्मला सीतारमण जी ने खोला। अब आप अपने 14 करोड़ लोग जिनके जन धन खाते जीरो अकाउंट पे खाते खोले थे, देखिए उन खातों में अब कल घोषणा हुई है, आज के बाद क्या उसमें कोई पैसा आता है जन धन खातों में। 500 रुपया डाला था, लेकिन 500 रुपये में जिसकी नौकरी चली गई, जिसका घर बार छूटकर, जो मजदूर, जो किसान, जो कामगार सड़कों पर मीलों चल रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए, मात्र 500 रुपये में जिन्होंने इस पैकेज की घोषणा करके 500 रुपया जनधन खातों में डाला, मैं उनसे कहूंगी एक महीना तो छोड़िए, एक दिन उस 500 रुपये से चलाकर दिखा दीजिए आज के दौर में, तो गरीब मजदूर से हम उम्मीद कर लेंगे। 20 लाख करोड़ में हमें उम्मीद थी कि साफ सी बात कर रही हो, सबसे बड़ा हाल था कि 13 करोड़ जनधन खातों में, हर खाते में 7,500 डाल दीजिए, 65,000 करोड़ बनेगा। और एक महीना सब गरीब मजदूर जिनके जनधन खाते हैं वो एक महीना कम से कम अपना निकाल पाएंगे और सरकार के पास अपने आप को पैरों पे, अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का समय मिलेगा। छोटे कुटीर लघु मीडियम उद्योगों के लिए घोषणा की, क्या घोषणा की? 3 लाख करोड़। क्या 3 लाख करोड़ आपको देंगे? नहीं, ठेंगा देंगे। 3 लाख करोड़ का है, जाइए जिनके छोटे लघु कुटीर मध्यम उद्योग करते हैं वो जाइए बैंक में और उनसे कर्ज ले लीजिए। आपको ये कर्ज 4 साल में चुकाना होगा। 3 लाख करोड़ तक का आप छोटे जो व्यापारी हैं वो कर्ज ले सकते हैं। ये कोई आपको राहत नहीं है, ये कर्ज है आपके लिए। ये कैसी राहत पैकेज है, समझ से परे है। और जिन छोटे लघु कुटीर उद्योग वालों को कहा गया कि जाइए बैंक में, बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपया हमने घोषणा कर दिया, आप उनसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा वैसा तो कर्ज तो ले लेंगे, लगाएंगे का? हमारे उद्योग में जितना भी हमारा कामगार मजदूर था वो तो फैक्ट्री छोड़कर चला गया, क्योंकि आपने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब अगर ये मदद हमें दे दी होती तो तब शायद हम उन्हें यहीं पर रोक पाने में, यहीं पर उनका खाना पीना, उनकी तनख्वाहें जो हम नहीं दे पा रहे थे बंद होने पर, हम दे पाते तो शायद वो रुक पाते, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया केंद्र की मोदी सरकार ने कि कोई भी कामगार मजदूर सड़कों पर नहीं है। कोरा झूठ। आज भी मजदूर परिवार के साथ, बच्चों के साथ, गर्भवती महिलाएं सड़कों पर मीलों का सफर तय कर रही हैं अपने घर तक जाने के लिए। आज भी लड़ाई पड़ी हुई है कि 85% ट्रेन का किराया केंद्र देगा, ऑनलाइन टिकटें बुक होंगी। अब बेचारा गरीब मजदूर जिसको घर जाना है वो आपका हाईटेक मोबाइल लेकर तो बैठा नहीं है कि अपना ऑनलाइन जाएगा और टिकट बुक करेगा, या सरकारें उसको ऑनलाइन कह रही हैं। कितना कठिन कर रहे हैं हम उसके लिए, उसकी जिंदगियों को। 20 लाख करोड़ में किसी को कुछ नहीं मिला। 90,000 करोड़ बिजली कंपनियों को राहत के लिए, बिजली कंपनियों को। आपके बिजली के बिल कम नहीं होंगे, आपसे बिजली के पूरे बिल वसूल किए जाएंगे। आपसे जो टैक्स लिया जाता है उसमें कोई कमी नहीं है, जीएसटी में कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं, गैस के सिलेंडर के दाम में कोई कमी नहीं। आपके खातों में सीधा पैसा डालना है? बिल्कुल भी नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। हमने तो सिर्फ सुझाव दिया, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग बार बार चीखते हैं भाजपाई 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो 70 साल राज जिसने किया है उसके पास कुछ अनुभव तो होगा। और हम खामोश नहीं है, जो हमारा विपक्ष है
वो खामोश नहीं है, वो आपको उसी 70 साल का अनुभव शेयर कर रहा है कि हर 13 करोड़ जो 13 करोड़ जनधन खाते हैं उसमें आप 7,500 डाल दीजिए और पूरा 1 महीना वो गरीब मजदूर अपना घर चला लेगा और आप इन लघु कुटीर उद्योगों को आर्थिक मदद दीजिए ताकि ये मजदूर अपने उद्योगों को, अपने काम की जगहों को छोड़कर ना जाता, वो वही रहता और उनके खाते में पैसा भी आता, ये दबाव उनके ऊपर नहीं होता जो कुटीर लघु उद्योग है, तो ये चल पाता। आज आप कह रहे हैं हम ट्रेनें चला रहे हैं, 40 दिन के बाद ट्रेनें चल रही हैं। जब हमारे पास कोरोना वायरस के कुछ भी मरीज नहीं थे तब ट्रेनें नहीं चलाई। आज 40 दिन के बाद 75,000 कोरोना वायरस के पीड़ित पहुंच चुके हैं और अब आप कहते हैं हम ट्रेनें चला रहे हैं। अच्छी बात है चला रहे हैं, पर बहुत देर कर दिया आपने इन ट्रेनों को चलाने के लिए। और आज एक और जनता की जीत हुई है। 40 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा क्योंकि उनके 2014 के जो चुनावी भाषण के वीडियो थे, भाइयों और बहनों, देश का पैसा है, सरकारों को जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए कि जनता का, देश का पैसा कहां खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के चुनावी भाषण थे। लोगों ने वीडियो निकाले, खोजे और उन्हें 2020 6 साल बाद उन्हें याद दिलाया, प्रधानमंत्री जी आप खुद ही तो कहते थे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता का पैसा है, जवाबदेही होनी चाहिए, तो आप क्यों पीएम केयर फंड को छुपाए बैठे हैं कि किसने कितना पैसा दिया, आपने कहां कहां खर्च किया है। और उसका चेहरा बने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने विपक्ष का धर्म निभाते हुए हमला किया। बिल्कुल पीएम केयर फंड की पारदर्शिता लाइए, कितना फंड कहां से आया, कहां खर्च करे, क्यों नहीं आप देश को बता रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को जनता के सामने, देश के सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी मर्जी से खुलासा नहीं किया, जनता के दबाव में झुकना पड़ा। और जब झुके तो खुलासा किया है, 1-2 हजार करोड़ की मैंने यहां दिया, मैंने वहां दिया, लेकिन अभी तक कुल कितना आया उसका नहीं मालूम है। बट हाँ, इतना दिया कि 40 दिन के बाद पीएम केयर फंड में आज बताया। वो भी जब हमने पूछा कि रेलवे मंत्रालय तो घाटे में है, फिर भी वो पीएम केयर फंड में 151 करोड़ देता है और मजदूरों को निःशुल्क टिकट नहीं, उनसे भी टिकट वसूली जा रही है, वो भी इस समय पर। तब जाकर जब सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि सब टिकटों का जो खर्चा है वो हमारे जैसे कार्यकर्ता, कोई 1 टिकट का खर्चा देगा, कोई 2 का देगा, कोई 10 का, कोई जिसकी जितनी हैसियत है, हम लोगों ने भी देने शुरू किए। हमारे जैसे लोगों ने, किसी ने 5 लोगों की टिकट का भार अपने सिर पे लिया, किसी ने 10 का लिया। जब तक ये घोषणा नहीं हुई थी तब तक ये भी नहीं कहा गया था कि 85% केंद्र देगा और 15 राज्य देगा। अब 15% राज्य में, बिहार और दिल्ली में झगड़ा पड़ा हुआ है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि 15% मैं क्यों दूं, बिहार वाला कहता है कि मैं क्यों दूं। बिहार का मजदूर बेचारा फंसा रहा, मजबूरन दिल्ली सरकार ने दिया, लेकिन वो लेटर लिखकर बिहार सरकार से अपना 15% वापस मांग रही है। इसीलिए अब खर्च करने के लिए फिर वही बात है, मजदूरों को कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन टिकट ले लीजिए और आपकी टिकट के पैसे बाद में दे दिए जाएंगे। आप यकीन करते हैं कि ऐसा ही करेंगे? और अगर टिकट का पैसा आज भरेगा तो लाएगा कहां से? उसकी तो नौकरी छूट गई, उसका तो घर छूट गया, वो तो सड़कों पर पूरे परिवार के साथ। और आपकी टिकटें भी कोई 50-60 रुपए की नहीं है। टिकटों पर आप सब्सिडी या उसको पर राहत के बाद भी टिकटें 500-600 रुपए और एक आदमी की। और 4 का परिवार है तो 2-2 हजार रुपए की टिकट, उसके खाते में तो आपने 500 डाले हैं। मैं आपसे कहूंगी पीक आना अभी बाकी है, मई और जून के अंदर पीक अभी आएगा। सरकारों की क्यों तैयारी नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था 100 अस्पताल तैयार है, 35,000 बिस्तर तैयार है। अब वो कह रहे हैं कि अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वो सिर्फ केंद्र सरकार की तारीफों में इतने व्यस्त हैं कि वो नहीं आपको इलाज दे पा रहा है। हाथ खड़े कर दिए, दारू की दुकानें भी खोल दी, मोटा पैसा भी कमा लिया, टैक्स का पेट्रोल डीजल पे भी लगा दिया, फिर भी कमाई आ गई, लेकिन सरकार नहीं चला पा रहे, तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। तो क्या करेंगे? कितना निचोड़ेंगे इस गरीब जनता को? मुझे ये बताएं। मैं आप सभी लोगों को सिर्फ ये कह रही हूँ, ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में आप खुद देख लीजिएगा, अगले 1 महीने इंतजार कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही, कल प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे का 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, आज 1.5 घंटा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इतना बड़ा बातें की, लेकिन आया क्या? जल्दबाजी मत करिए, 15 दिन इंतजार करते हैं, महीना इंतजार करते हैं। 20 लाख करोड़ जीडीपी का 10% बता रहे हैं। आपके बैंक में पैसा आया? बताइएगा मुझे जरूर। आपकी कोई नौकरियां आपको क्या वापस मिल रही हैं? आपकी जो सैलरी, आपके जो वेतन, आपके जो मेहनताना रुका हुआ था, क्या वो मिल गया आपको? क्या आपके पेट्रोल डीजल के दाम कम करके आपको कुछ गरीब को राहत दी? क्या गैस के सिलेंडर का दाम खत्म हुआ? घोषणाएं हो रही हैं, बहुत मोटी मोटी घोषणाएं हो रही हैं, और 1-2 वीडियो कहीं से लाकर बनाकर वाहवाही लूटी जा रही है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, अपने खुद के गिरेबान में झांकिएगा कि हमारे खातों में, हमारी जेब में कितना पैसा इस 20 लाख करोड़ की राहत से आया है, या हमारी जेब से मात्र टैक्स के नाम पर पैसा निकलवाया गया है।
लेकिन घरों में रहिएगा। मैं अभी भी कह रही हूं, खतरा टला नहीं है, खतरा टला नहीं है, पीक आना बाकी है। 75,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होकर 2,500 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि ये 2,500 का आंकड़ा भी लोग कहते हैं सच नहीं है। सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस मौत के आंकड़े को छुपा रही हैं। टेस्टिंग आज भी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिस तरह का इलाज अस्पतालों में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपको कह रही हूं, अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो मुसीबत अपने अपने परिवार के लिए आप खड़ी कर लेंगे। अगर आप सोचेंगे कि अलका लांबा झूठ बोल रही है, कोरोना वायरस के मामले नहीं बढ़ रहे, अलका लांबा झूठ बोल रही है, मौतें नहीं हो रही, अलका लांबा झूठ बोल रही है कि सरकार हमारी जिम्मेदारी लेकर हमें ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही है, तो आप अपने आप को धोखे में रखेंगे और आप अपने आप को फंसा लेंगे। घरों में रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, हो सके तो ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, बाहर जाएं तो लगातार हाथ धोते रहिए, लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखिए, भीड़ वाली जगहों पर कतई मत जाइए। 4th लॉकडाउन की घोषणा ये साबित करती है कि अभी वर्स्ट, बुरे से बुरा होना बाकी है। अभी ये सब आपके हाथ में है कि आप अपने आप को, क्योंकि सरकार की तैयारियां खाने के ऊपर, राशन की दुकानों पर, दारू की दुकानों पर, देखा आपने किस तरीके से बस अड्डों पर हमारे मजदूर जो है, रेलवे स्टेशन बस अड्डों पर किस तरीके से भीड़ में पहुंचे। रहो, उनके घर तो बहुत दूर थे, उनकी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, उनके रोजगार काम धंधे चले गए, उनको वेतन नहीं मिल रहा था, उन्हें घर जाना था और आपने कोई व्यवस्था नहीं किया। 40 दिन के बाद आज ट्रेनें चालू करते हैं, वो भी कब, जब 17 लोग ट्रेन की पटरी में ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे देते हैं, जब विपक्ष आपको लगातार आप पे हमले करता है और आप कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस अपना विपक्ष का धर्म निभा रहा है। अगर हमने आवाज ना उठाई होती, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की घोषणा कर रहे हैं, वैसे तो खोखला है, पिटारे में कुछ खास नहीं है, सिर्फ कर्ज है कि आप इतने का कर्ज ले लो, आप इतने का कर्ज ले लो, आप इतने का कर्ज ले लो, उसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें। गरीब मजदूर किसान के जेब में, जनधन खातों में कुछ नहीं आ रहा है। और सही कहा है विशेषज्ञों ने कि भारत में इतनी मौतें कोरोना वायरस से शायद ना हो जितनी भूखमरी से होंगी। ये सच है, यकीन ना हो तो आंकड़े उठाकर देख लीजिए और इंतजार करिए। लेकिन हम चुप बैठकर हाथ पे हाथ रख के इंतजार नहीं करेंगे। हम इन सरकारों को जगाते रहेंगे कि लगातार गरीब मजदूर जनधन खातों में, किसानों को आपको राहत देनी होगी। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उनके बैंक खातों में आपको, किसान के 10,000 तो गरीब मजदूर मनरेगा में जो काम कर रहे हैं 7,500 डालना होगा, ताकि वो अपने घर में रह सके, वो सुरक्षित रह सके और वो अपनी भूखमरी की कगार में ना पहुंचे, वो खाना खा सके, वो अपने बच्चों को पाल सके। ये खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता है, लेकिन आपसे कहूंगी, अगर आपको कुछ मिला हो, आपके जनधन खातों में आया हो, आपको राहत मिली हो, आपकी जिंदगी में बदलाव, आपकी नौकरी, आपकी तनख्वाहें, आपके पैसे, तो प्लीज बताइएगा जरूर। और अगर नहीं आए तो हम लोग यूं ही देश की इस जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हमें पता है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनकी राजीव गांधी जी, नेहरू जी के ऊपर, पंडित नेहरू के ऊपर व्यक्तिगत पर्सनल हमले किए गए, लांछन लगाए गए, इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। क्यों? क्या बिगाड़ा है उन्होंने? वो तो अब दुनिया छोड़ के चले गए। ना इंदिरा गांधी जी है, ना जवाहरलाल नेहरू जी है इस दुनिया में, और ना ही राजीव गांधी है। आज की दशा, दिशा, माहौल, ये 3 लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, दुनिया में नहीं है। वो दोषी कैसे हो सकते हैं? क्यों उन्हें कोसा जा रहा है? क्यों उन पे हमले किए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कांग्रेस से वो थे, और वो कांग्रेस आज देश की सोती सरकारों को गरीब मजदूर, किसान, कामगार, मनरेगा के मजदूरों के लिए बार बार जगा रही है। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, जो सड़क पर आज भी मीलों तक चलने के लिए मजबूर है, उनका दर्द दिखा रही है। इसलिए ये इन्हें मंजूर नहीं है और ये पर्सनल व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, कभी गुस्सा आता है कि जो नेता दुनिया छोड़ के चले गए हैं, आज के हालात के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। 6 सालों से तो आपकी सरकार है, सारे फैसले आपके हैं, फिर दोषी कांग्रेस कैसे हो सकती है? लेकिन आप अपनी नाकामियों से पर्दा डालने के लिए, और ऐसे ऐसे मुद्दे आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका ध्यान कोरोना वायरस से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीब मजदूर से हटाएंगे। मैं आपको चेता रही हूँ, केंद्र की मोदी सरकार, संघ, भाजपा, ये अंधभक्त जिनको हम कहते हैं, ये आपका हमारा ध्यान भटकाने की लगातार कोरोना वायरस की जंग में, जब देश लड़ रहा था घरों में, हम सब मिलकर तपस्या कर रहे थे, तब भी पूरे कोरोना वायरस के दौरान हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई पूरी तरह से। और आज भी मैं आपसे कह रही हूँ, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए
चाइना का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, मुद्दा बनाया जाएगा। पर अपने सेना के जवानों पर, जांबाज जवानों पर जो अपनी जान पर खेल रहे हैं, उन पर यकीन रखिएगा कि हमारे भारतीय सेना के जांबाज जवान इस देश की आन पर आंच नहीं आने देंगे। पूरी मुस्तैदी से हमारे जवान अपनी जान पर खेल के सरहद, चाहे वो चीन की सरहद हो चाहे वो पाकिस्तान की सरहद, वहां पर डटे हुए हैं। इसलिए वो ये चाहता होगा जवान कि आप देश के भीतर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम उसमें धर्म मत लाएं, कम से कम उस कोरोना वायरस, बेरोजगारी, भुखमरी से देश का ध्यान भटकने मत दीजिए। वो देश की सरहद पर रहे तो आप और हमें सरहद के भीतर रहते हुए उस शोषित गरीब जो है, आम जो बेरोजगार है, उसकी आवाज को सरकार के सामने उठाते रहना है। 90,000 टेक्निकल इंजीनियर सेना में 90,000 नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। 90,000 सेना की नौकरियां खत्म। मेक इन इंडिया का नारा दिया था आपने, मेक इन इंडिया क्या कहता था? स्वदेशी, मेक इन इंडिया, लोकल, सब एक ही तो चीज है। इसमें कोई अंतर है? मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बना, भारत में मतलब बना स्वदेशी, स्वदेशी मतलब लोकल। लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं, दिखाते तो ऐसे कि कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वो पुरानी चीज होती है। मेक इन इंडिया 6 साल पहले। स्वदेशी तो महात्मा गांधी जी के समय पर, उससे बड़ा स्वदेशी का कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने। साइमन कमीशन जब आया था तो हम लोगों ने पूरे अपने विदेशी सामानों को जला दिया था, और हम कांग्रेस ने शुरुआत की खादी से, जिसका प्रचार प्रधानमंत्री जी ने किया, पर भाजपा के नेताओं ने खादी नहीं पहना। कांग्रेस के नेता आज भी पहनते हैं। ये स्वदेशी का नारा था। लोकल किसने कब रोका आप लोगों को? हम तो कहते हैं कि जो भी सामान वहां से आ रहा है, जो हमारे यहाँ बन सकता है, उसे आप बैन कर दीजिए। जब आप उसे रोक देंगे तो मजबूरन यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन हमेशा घोषणाएं स्वदेशी, लोकल, मेक इन इंडिया, कौन मना करता है? किसने किसको रोका है? लेकिन आप मदद तो कीजिए। आप मदद नहीं करते, आप सिर्फ कोरे नारे करते हैं, कोरी घोषणाएं। 6 साल से पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है, आप इतने मजबूत नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 6 साल में मेक इन इंडिया, मास्क के लिए, ग्लव्स के लिए हमें चाइना का मोहताज होना पड़ा। आज जाकर 40 दिन के लॉकडाउन के बाद जब किसी के लिए कुछ बचा नहीं, तो लोगों ने घरों में बैठकर खुद ही कपड़े के मास्क बनाना शुरू कर दिए, और उसे आप अपनी जीत बता रहे हैं। खुद ब्रांडेड हो, कोट हो, लाखों करोड़ों रुपए के जहाज बाहर से बंद करा रहे हैं आपके लिए, लेकिन आम गरीब आदमी को स्वदेशी बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको कह रही हूँ, बहुत अच्छी सोच है ये स्वदेशी की। जो स्टार्टअप्स हैं, मैं कहूंगी स्टार्टअप्स हैं, आप शुरू करिए अपना कुछ काम धंधा, शुरू करिए आप घरों में, करिए। कर्ज की बात है, बिना गारंटी के छोटे कुटीर लघु उद्योगों को कर्ज देने की बात, कर्ज मैं आपको ध्यान दूँ, आपको ये चुकाना पड़ेगा। आपका काम धंधा चले ना चले, आपने जो कर्ज लिया वो डूब जाए, ये माफ नहीं किया जाएगा। कर्ज माफ नहीं किया जाएगा, ना किसान का, ना गरीब, ना छोटे लघु कुटीर उद्योग वाला जो कह रहे हैं 3 लाख करोड़ का कर्ज ले लीजिए, ये कर्ज डूब गया तो माफ होगा? नहीं नहीं नहीं, आपकी चमड़ी उधेड़ लेंगे, माफी चाहूंगी। आप नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या नहीं है जिनका 65,000 करोड़ आरबीआई से कह के माफ करा दिया जाएगा। समझ लीजिएगा, आपको ये काम कर्ज लेकर करना है, अपनी जिम्मेदारी पर। आत्मनिर्भर, आपने सुना ये शब्द, आत्मनिर्भर। जो मीलों चल रहे हैं सड़कों पर, पांव पे छाले पड़ गए, जिंदगियों से हद हो गए, मौत के मुंह में चले गए, उन्हें आत्मनिर्भर बनना की बात वो सिखा रहे हैं जो 8,000 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं, लाखों के चश्मे, कोट और सूट और बूट पहनते हैं। वो उस गरीब जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जो मीलों चलता है, वो किसान, उसको आत्मनिर्भर बनने की बात आज कही जाती है। वो आत्मनिर्भर है, आपने मोहताज कर दिया है उसे, मोदी जी, आपने मोहताज बना दिया उसे। झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में कि एक भी आदमी सड़क पर अब नहीं है, मजदूर कामगार। झूठ, अपने आसपास देखिए तो सही, आपको आज भी इतने मजदूर कामगार मेहनतकश लोग आज भी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। जो आप लंबे लंबे भाषण देते हैं उस पर उनका विश्वास नहीं है। अगर होता तो वो यूं लाखों की तादाद में मीलों पैदल चल के अपने घरों के लिए नहीं निकलते। विश्वास की कमी है, क्यों नहीं विश्वास पैदा कर पाए? क्यों फर्स्ट लॉकडाउन पे सब लोगों को नहीं रोक पाए? क्यों लोग सड़कों पर आ गए? क्योंकि जो ट्रेनें आपको लॉकडाउन की घोषणा से पहले चला देनी चाहिए थी, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, कि मैं लॉकडाउन करने जा रहा हूं, और 10 दिन के लिए जिसको जहां अपने घरों में रहना है तो घरों पे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए थी। फैक्ट्रियां बंद हो गई, किराएदार किराया मांग रहे हैं,
दिहाड़ी मजदूर थे, रोज कमाते थे, रोज खरीदते थे और खाते थे, बंद हो गया, भुखमरी के कगार पर आ गए, सड़कों पर निकल गए। तैयारी नहीं थी ना। मैं आप सभी से कहूंगी, ये देश आपका है, ये देश हमारा है। सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ। सुबह सुबह हम अपने घर की सफाई करते हैं, कूड़ा निकालते हैं, झाड़ू करते हैं। क्या पड़ोसी को जाकर पूछते हैं कि मेरे घर में गंदगी है, उसे मुझे साफ करना है, घर को साफ सुथरा रखना है, मैं करूँ ना करूँ? नहीं पूछने चाहते। आपका घर है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप खुद अपनी जिम्मेदारी के तौर पर ये काम करते हैं। इसी तरह देश के अंदर ये जो भी फैला हुआ है अराजकता, ये जो भी शोषण हो रहा है, गरीब का, मजदूर का, बेरोजगारी बढ़ रही है, 20 लाख करोड़ वाह 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 की घोषणाएं, खोखला, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। ये आपको हमें मिलकर लड़ना है। अलका लांबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको साफ बता रही हूँ। मेरे घर में 2 लोग हैं, मेरी कुछ सेविंग्स हैं, जिस पे लॉकडाउन चाहे 4 महीने बढ़ा दीजिए, मैं रोजी रोटी आराम से अपने घर में, मुझे किराया भी देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या लड़ाई अलका लांबा की और आपकी अपनी खुद की है जो हम लड़ रहे हैं? नहीं, ये देश हमारा है। इस देश को खड़ा करने में जिस मजदूर और किसान का खून और पसीना बहा है, ये लड़ाई उसकी है जो शोषित है आज, जिसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो सड़क पर है, जो आवाज नहीं उठा पा रहा, जो आंसू है जिसके उस आंखों में, ये लड़ाई उसकी है। अगर सरहद पे जवान लड़ रहा है तो आपको और हमें भी उस मजबूर मजदूर, उस किसान, उस शोषित पीड़ित के लिए आपको हमें उनकी आवाज बनकर आज इस सरकार को लगातार जगाना है और कहना है कि आपको इनकी मदद करनी ही होगी। लाखों करोड़ों लोग उद्योग छोड़कर जा गए, अपने अपने शहरों के, अपने गांव, अपने घर चले गए हैं। फैक्ट्रियां आप कहते हैं कर्जा लेकर खोल लीजिए, वो कह रहे हैं कर्जा तो लेंगे, फैक्ट्री भी खोल लेंगे, मजदूर नहीं है। मजदूर तो चले गए अपने घरों में क्योंकि वो भुखमरी के कगार पर आ रहे थे। तो मैं कर्ज लेकर फैक्ट्री खोल के करूंगा क्या? फैक्ट्री चलेगी नहीं तो वो कर्ज मैं चुकाऊंगा कैसे? और आप नीरव मोदी अपने पूंजीपतियों भाई की तरह मेरा कर्ज माफ नहीं करेंगे। मैं इस कर्ज में डूब कर मर जाऊंगा, किसानों की तरह आत्महत्या कर लूंगा। इस डर से वो जो छोटा छोटा व्यापारी था वो भी कर्ज लेते हुए डर रहा है, वो कर्ज नहीं ले रहा है। इसीलिए एक ही आलोचना नहीं, सुझाव देकर वापस इस बात को खत्म करूंगी। न्याय योजना के तहत मैं सबसे कह रही हूँ, मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। 13 करोड़ जो गरीबी रेखा से नीचे और भुखमरी की तरफ चले गए, सिर्फ उन 13 करोड़ जनधन खातों में 7,500, सिर्फ 7,500 अगर आप डाल देते हैं तो पूरा 1 महीना 30 दिन वो आदमी भुखमरी से नहीं मरेगा। वो अपना घर परिवार बिना रोजगार, जिसका बेरोजगार हो गया, जिसकी तनख्वाह नहीं है, वो अपना गुजारा कर लेगा। और उस 1 महीने में आप अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। वो 1 महीना वो घर पे भी रह सकता है क्योंकि ये महामारी अभी बढ़ेगी। लेकिन आप ये नहीं कर रहे। मात्र 500 रुपया जनधन खातों में डाला, मात्र 500, 1 महीना चलाने के लिए 500 रुपया। किसानों के खातों में 2,000 रुपये, बस घोषणा हुई 20 लाख करोड़ की। कुछ भी कहिए, देश मेरा है, देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये पीड़ित हैं, शोषित हैं, आवाज नहीं उठा पाते। इनकी आवाज बनकर आपको और हमें विपक्ष के धर्म निभाते हुए इनका हक इन्हें दिलाना है। इनकी जिंदगियों में जो विपदा आई है और आप और हमें कोरोना वायरस से लड़ते हुए बाहर निकलना है। मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी, अगर आप लोगों में से कोई भी मैंने कभी ऐसे बात की नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई प्रश्न, मैं कोशिश करूंगी उसको पढ़कर अगर आपके जवाब दे पाऊं। बकवास के प्रश्न पूछेंगे तो मैं अपना टाइम जाया नहीं करूंगी, लेकिन आपका कोई ऐसा प्रश्न हो तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगी। लेकिन मैं ये कहूंगी, एक रहिएगा, इस कोरोना वायरस की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मत होने दीजिएगा। ट्विटर हैंडल पे चल रहा था अखंड भारत। हाँ, भारत में आवाज तो उठाइए इस सरकार के खिलाफ, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत मतलब पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सारा हमारा हिस्सा है। अखंड भारत चाहिए। लेकिन 130-135 करोड़ का भारत क्या संभल रहा है? क्या उन्हें रोटी खिला पा रहे हैं? क्या उन्हें रोजगार दे पा रहे हैं? क्या उन्हें पक्का मकान दे पा रहे हैं? क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन चाहिए क्या? अखंड भारत। जिससे 135 करोड़ का भारत नहीं संभल रहा, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की पैरवी कर रहे हैं कि लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जब कहते हैं अखंड भारत चाहिए। अरे भाई, भारत संभाल लो मेरे भाइयों, भारत तुमसे संभल नहीं रहा। भारत की 135 करोड़ की आबादी संभल नहीं रही। अखंड
चाहिए, उनको पाकिस्तान भी चाहिए, अफगानिस्तान भी चाहिए, बांग्लादेश भी चाहिए, पर वहां का मुस्लिम नहीं चाहिए इन्हें। उन्हें कहां ले जाएंगे? अखंड भारत में अफगानिस्तान आ जाएगा तो वहां का मुस्लिम, पाकिस्तान का मुस्लिम, बांग्लादेश का मुस्लिम, वो कहां जाएगा? तो आप समझ रहे हैं, इनको जमीन चाहिए, इनको वो लोग नहीं चाहिए, समझ रहे? इनको शरीर चाहिए, आत्माएं मर गई हैं, इंसानियत मर गई है। तो इसीलिए दो चीजों पर फोकस रहिएगा, मैं आप सभी को कह रही हूँ। कोरोना वायरस की लड़ाई को हमें लड़ना है, अपने आप को सुरक्षित रहते हुए लड़ना है और जीतना है। और दूसरी, देश की अर्थव्यवस्था, गरीब मजदूर किसान को इस महामारी से आपको और हमें मिलकर बचाना है। और देश की सरहदों की चिंता मत करिएगा, क्योंकि आप और मैं सरहद के बीच में बैठकर मात्र इस पर राजनीतिक चिंता करके कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। हमें अपने देश के स्वतंत्र, हमारे जो सेनानी हैं, जो सरहद पर पे यकीन रखिएगा, वो इस देश पे आंच नहीं आने देंगे। और आपका ध्यान मात्र देश के अंदर की समस्याओं के ऊपर, लोगों का हक अधिकारों के लिए जो है वो लगा रहना चाहिए। आर्थिक पैकेज के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, मैंने सारी बात आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का ही पे याद की है। कल आधा घंटा प्रधानमंत्री जी ने बात की, 1.5 घंटा निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री ने बात की, और निकला कुछ नहीं उसमें से। किसी के खाते में कोई पैसा नहीं जा रहा है, किसी को कोई किसी तरह की राहत गरीब को सीधे नहीं मिल रही है। उसमें 90,000 करोड़ बिजली कंपनियों को मिल गया है, 3 लाख करोड़ कह रहे हैं। आप छोटे लघु उद्योग हैं तो आप बैंकों में जाइए, उनसे कर्जा ले लीजिए, लेकिन वापस करना होगा। तो इसलिए कुछ नहीं है उसमें मेरे लिए आपको बताने के लिए। टू बी हम्बल प्लीज, आप विपक्ष में हैं, आप रोज गरीब मजदूर किसान का दर्द देखते हैं। कोशिश करती हूँ मैं हम्बल रह सकूं, मैं पोलाइट रह सकूं। बापू की जीवनी पढ़ रही हूँ और इसलिए बहुत बार अपनी बातों पर मुझे लगता है कि मुझे बापू की तरह बनने में टाइम लगेगा। महात्मा गांधी की बात करिए, जो सत्य और अहिंसा की बात करते हैं और जो कहते हैं कि ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करिए। पर इंसान है, गुस्सा आता है, लोगों को देखकर खून खौलता है कि क्यों गरीब मजदूर किसान हमारे देश का आज पीड़ित है। हमारी GDP खत्म हो चुकी है बिल्कुल, उद्योग धंधे, बेरोजगारी। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो अपने इर्द गिर्द घूम कर देख लीजिएगा कि कितने लोगों को पिछले 6 साल में पक्की सरकारी नौकरियां मिली हैं, कितने लोगों के बिजनेस उद्योग जो है उन्होंने कमाकर अपने पैरों पे खड़े किए हैं। 3 तरह के लोग हैं, मैं बता दूं। एक वो है जिन्होंने मोदी जी को वोट किया, भाजपा को नहीं किया था, मोदी जी के चेहरे पर। एक वो जो मोदी जी के चेहरे पर वोट किया है, आज सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है पर बोल नहीं पा रहे हैं। एक हमारे जैसे लोग हैं जिसने बिल्कुल भाजपा मोदी को वोट नहीं दिया, पर एक विपक्ष के तौर पर हम उनकी, गरीब शोषित मजदूर किसान की आवाज बन रहे। और तीसरा वो है जिसने वोट दिया, नोट भी लिया और आज विदेश में पूंजीपति ऐशो आराम में है। 3 तरह के लोग हैं, लेकिन हम दूसरी श्रेणी के लोग हैं। कुछ लोग महात्मा गांधी जी के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगी, फिर मुझे गुस्सा आता है जब आप देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के त्याग और बलिदान, नेहरू जी और महात्मा गांधी, माफी चाहूंगी, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने कंट्रोल कर रही हूँ। इतिहास पढ़िए उनका, इतिहास पढ़िए, आपको समझ आएगा। कहीं चाय की दुकान नहीं लगाते थे, करोड़ों की संपत्ति थी नेहरू जी और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के पास, करोड़ों की संपत्ति आती, लेकिन सब ऐशो आराम छोड़कर, अपनी संपत्तियों को छोड़कर देश के लिए दान करके 27 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। 27 साल देश की आज़ादी के लिए लड़े, अंग्रेजों से लड़े। सावरकर और गोडसे की तरह गद्दार अंग्रेजों की दलाली नहीं की थी। इसलिए इन पे बोलने से पहले अपने गिरेबान में चढ़िए। औकात नहीं है हम लोगों की, औकात नहीं है कि हम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर का, इनका नाम अपनी जबान, गंदी जबान से आप ले, संघ ही ले। क्योंकि मुखबरी की, जब कांग्रेस थी आज़ादी से पहले, तब संघ भी था। कांग्रेस के पास इतिहास है बलिदानों का, संघ के पास एक इतिहास नहीं होगा, एक ऐसी कुर्बानी नहीं होगी, एक आदमी इनका फांसी तक पे नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों की दलाली करते हुए खत्म होगा ये सभी लोग। इसलिए मैं कहूँगी, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, विज्ञान की स्टूडेंट रही हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा जो इंटरेस्ट रहा है वो भविष्य में रहा है। मैं हमेशा भविष्य की तरफ देखती रही कि आज क्या किया जाए कि हमारा भविष्य बेहतर हो। लेकिन जब आपके पास भविष्य में करने के लिए आज कुछ नहीं होता ना, कोई योजना नहीं होती, कोई आपके पास कुछ नहीं होता आपके पास कि हम आज ऐसा क्या करें भविष्य, फिर आप इतिहास में जाते हैं। जैसे संगीत, भाजपाई, अंधभक्त, वो आज भविष्य की बात नहीं करेंगे, वो आज भविष्य की सोच लेकर नहीं बढ़ेंगे, एक विजन, एक दूरदर्शिता नहीं है। वो इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ेंगे और अपनी नाकामियों को ढकने का काम करेंगे। इसीलिए वो नेहरू तक जाते हैं। वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो चले गए 40 साल पहले, हमारी दुनिया छोड़ गए हैं, वो उनकी बात करेंगे। लेकिन हम कांग्रेस और मेरे जैसे लोग जो साइंस के स्टूडेंट रहे, जो विज्ञान, आज भविष्य की तरफ देखते हुए आज एक नींव मजबूत करने की बात करते हैं, जिसमें इस देश की बुलंद इमारत को हमें खड़ा करना है। लेकिन ये आपको इतिहास के पन्नों में उलझा कर सब रख देंगे। मैं आप सबसे कहूँगी अगेन, जाते जाते
मैं सच बता रही हूँ, आप सभी के जितने भी सुझाव हैं, जितने भी आप बातें लिखते हैं, और आजकल तो वैसे भी क्वारंटाइन, हम लोग घरों में हैं, बहुत टाइम है, सोशल मीडिया पे हम बिता रहे हैं, मैं हर एक की एक एक बात को पढ़ती हूँ, बहुत लोगों को ब्लॉक भी करती हूँ क्योंकि उनकी भाषा इतनी असभ्य होती है। बेटी हूँ, माँ हूँ, इसीलिए बहुत लोगों को मुझे अभद्रता, गंदी गालियाँ ब्लॉक करने पर मजबूर होना पड़ता है। और बहुत लोगों के सुझाव मुझे सच में, कई बार मैं जब बात करती हूँ तो बहुत सुझाव उसी बातों में आपको दिखते भी होंगे कि ये सुझाव आपने मुझे दिया था, ये मेरी बात नहीं थी, आप ही की बात थी जो मैं कह रही हूँ करके। लेकिन मैं आप सभी से कहूँगी, अपना संयम बना कर रखिए, एक रहिए। इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा, इंसानियत और इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ। और जिसकी मदद कर सकते हो करिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत सुकून मिलेगा। मैं भी जितने लोगों की मदद कर सकती हूँ कर रही हूँ, लेकिन रोज आना वीडियो बना कर डालूंगी तो लोग कहेंगे कि ये दिखावा कर रही है, इसलिए कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। मैं अपने सुकून, अपनी खुशी के लिए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस समय पर अगर कहीं बाहर जाती हूँ और मुझे कोई गरीब, मजदूर, विकलांग दिखता है, मैं उसकी मदद करती हूँ जिस तरह से भी कर सकूँ। तो आपसे भी कहूँगी, मदद का हाथ बढ़ाइएगा, एक और शांत रहिएगा, सरहदों की चिंता देश के जवानों पर विश्वास करके छोड़ दीजिएगा, अपना ध्यान भटकने मत दीजिएगा। देश के भीतर की जो समस्याएं हैं उसके लिए सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें आपको झंझोड़ते रहना होगा, उनसे प्रश्न पूछते रहना होगा, क्योंकि ये आपकी और हमारी इस देश के प्रति जिम्मेदारी बनती है। आपसे आज बहुत लंबी बात हो गई, एक बार फिर आप सभी के लिए दुआएं करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को, और कोशिश करूँगी आपसे दोबारा जुड़ने की जो है, और सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ हमारे जो भाई उनके रमज़ान, बहनों के रमज़ान का पवित्र महीना अच्छा जा रहा होगा, उनके लिए दुआएं करते हैं। और मैं एक बात ज़्यादा से फिर मुझे याद आ रही, कहकर जा रही हूँ, लोग कहते हैं हम हिंदू विरोधी, मैं हिंदू हूँ, और कहते हैं आप हिंदू विरोधी हैं। मैं कैसे हिंदू विरोधी हूँ? मेरा हिंदू धर्म किसी भी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, उसका अपमान करना नहीं सिखाता है। और अगर मैं वो करती हूँ कि मैं ईसाई धर्म, बौद्ध, जैन, मुस्लिम धर्म, इन सब का सम्मान करती हूँ, इनके धर्म का सम्मान करती हूँ, और अगर मैं इनके धर्म का सम्मान करती हूँ तो मैं ये करके अपने धर्म का भी सम्मान करती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैंने हिंदू धर्म के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा है, कभी एक शब्द नहीं हिंदू धर्म के खिलाफ का, फिर भी मैं हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि मैं दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करती, उन्हें नीचा नहीं दिखाती, इसलिए मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हो गई कुछ की नज़रों में। और वो हिंदू धर्म के रक्षक हो गए जो दूसरे के धर्म को गाली देकर उन्हें नीचा दिखाते हैं, और अपने धर्म का वो सोचते हैं इस तरीके से वो मान बढ़ा रहे हैं। कहीं कोई भी अपराध हो, मैं कहती हूँ आप क्यों उसकी जाति, उसका धर्म देख रहे हैं? अगर किसी ने भी अपराध किया है और कानून की किताब के मुताबिक उस अपराधी कोई भी हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैंने देख लिया है कि अपराध को भी लोग श्रेणियों में बांट देते हैं कि हिंदू का ने किया अपराध है, मुस्लिम का किया अपराध है, इस पे क्यों नहीं बोले, उस पे क्यों नहीं बोले। अपराध को अपराध की नज़र से देखिए, इंसान को इंसान की नज़र से देखिए, और कानून को मजबूर करिए कि कानून अपना काम करे, चाहे अपराधी कोई भी हो, न्याय होना चाहिए इस देश में। तो आप सभी से कहूँगी, इसलिए मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, और मेरा धर्म ये सिखाता है कि मैं किसी दूसरे के धर्म को कतई भी नीचा ना दिखाऊं, और इसी में मेरे धर्म का भी सम्मान होता है। तो आप सभी से कहूँगी, इन लड़ाइयों में मत पड़िए, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, कुछ नहीं रखा हुआ इन छोटी छोटी सोच, मानसिकता, लड़ाई, धर्म, जातियों में कुछ नहीं रखा हुआ। अपनी सोच ऊंची कीजिए, मदद का हाथ सबके लिए इंसानियत के नाते आगे बढ़ाइए। ये बहुत बड़ा देश है, एक होकर हमें लड़ना है। और अगर आपने केंद्र सरकार को वोट दिया, ये सरकार आपकी है, तो प्रश्न तो सबसे पहले आपको पूछना चाहिए था, क्योंकि आपने वोट किया है, हमने वोट नहीं किया। लेकिन हम विपक्ष में हैं, हम साफ कहते हैं हमने वोट नहीं दिया, हमें लोगों ने विपक्ष में बिठाया, इसलिए हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, हम सरकार को जगा रहे हैं, हम सबकी स्थिति, हालात, परेशानियों से अवगत करा रहे हैं। ये काम आपको और हमें करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, काफ़ी लेट हो गया है, और कोशिश करूँगी आपसे जुड़ती रहूँगी। और मैं एक और बात कहूँगी, ये मेरा फेसबुक लाइव, यही मेरा अकेला एक पेज है, और मेरे बयानों के साथ मेरी फ़ोटो लगाकर उसको वायरल करके एक पूरा
षड्यंत्र रचा जाता है और उसमें मुझसे सफाइयाँ देने को कहा जाता है। मैंने जो लाइव बात कही है, मैंने जो अपने इस वेरीफाइड अकाउंट, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम पर हूँ मैं या फेसबुक पर हूँ, अगर इस पर मैंने कोई बात की है तो मैं पूरी जिम्मेदारी उस बात की लेती हूँ। लेकिन अगर कोई कहीं से भी कुछ अफवाह करके मेरा फोटो और अपने आप आजकल टाइप करके आप कुछ भी लिखें, मैं कहती हूँ उसके लिए मैं परवाह भी नहीं करती हूँ और आप भी उस पर यकीन मत करिएगा। मेरी शुभकामनाएं, अपने परिवारों के साथ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।